हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल PCMB डिजिटल गुरुकुल। आज हम लोग करने वाले हैं NSE-JS पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है बेटा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेंट्री फंक्शंस को रेगुलेट करता है बॉडी के, ये बात आपको सबसे पहले बताई गई है। उसके बाद बताया गया है कि इसको सब डिवाइड कर सकते हैं आप सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में। स्ट्रेस में सिंपैथेटिक, नॉर्मली पैरासिम्पैथेटिक। सेम फंक्शन करते हैं बट अपोजिट काम करते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स के तहत जाना जाता है एड्रेनलिन की वजह से। पैरासिम्पैथेटिक बॉडी को रिलैक्स करता है जबकि और स्लो डाउन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स आर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इफेक्ट्स। सिंपैथेटिक में ध्यान रखिएगा, सलाइवा को डर में हमेशा गला सूखता है, डिक्रीज करता है। डाइजेस्टिव प्रोसेस एकलौता होता है जिसको रोकता है, बाकी सबको बढ़ा लेता है, जैसे लॉस ऑफ बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल, क्योंकि ये यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स को रिलैक्स करता है, तो ऑटोमेटिकली यूरिनेशन होने के चांसेस की बात आ जाती है। ब्लडर में आपका कंट्रोल कम हो जाता है। बॉडी शिवर करती है, बिल्कुल ठीक बात है। क्राइंग इज पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन होता है बेटा, ये सिंपैथेटिक नहीं होता, आप सोच समझ के करते हैं। और पीपल डायलेशन जो होता है वो भी इसमें होता है, जबकि पीपल कंस्ट्रक्शन होता है पैरासिम्पैथेटिक में। तो सही आंसर होगा सी। दूसरा क्वेश्चन है, आपको कहा गया कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस वक्त एक चीज़ की वैल्यू कांस्टेंट है और दूसरी चीज़ की कम हो रही है, तो क्या होगा? तो भाई आपको पूछा गया कि कौन सा पैरामीटर आपको दिखाया गया, तो बेसिकली ये ऑक्सीजन का लेवल दिखाया गया है जो कि मेंटेन रहना चाहिए आर्टरी में, और ये भी ऑक्सीजन का ही लेवल है, लेकिन ये लेवल डिक्रीज हो रहा है वेन में, क्योंकि हम जानते हैं कि नॉर्मली 20 ml इनटेक करते हैं, हम पहुंचाना चाहते हैं टिश्यू तक, तो नॉर्मल कंडीशंस में 5 ml ही वो अपटेक करता है, 15 ml रिटर्न कर देता है। लेकिन एक्सरसाइज के केस में वो 15 ml लेकर सिर्फ 5 ml रिटर्न करता है, तो पहले के कंपैरिजन में दूसरी बार में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो यहाँ पर आंसर होगा डी। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि लाइट माइक्रोस्कोप में आप चीज़ को देख पा रहे हैं, तो वायरस तो लाइट माइक्रोस्कोप में दिखेगा ही नहीं। सेल वॉल है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। प्लांट सेल में तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो ये भी गया। तो बैक्टीरिया और बैक्टीरिया बच गया। 100x की मैग्नीफिकेशन पे आपको चीज़ दिख रही है, और सेल वॉल भी है और न्यूक्लियस भी। 100x पे प्रोटिस्ट नहीं दिखेंगे, प्लांट सेल दिखेंगे। मेम्ब्रेन सिस्टम से अटैच, राइबोसोम RER से अटैच होता है, अपने आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते, कोई और सेल चाहिए, तो वायरस को हमेशा क्या चाहिए होता है? होस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा बेटे? सी। डी क्वेश्चन था कि राजा की मदर है, वो किचन में वेस्ट इकट्ठा करती हैं, उसको पॉट में पुट करती हैं और उसके ऊपर ओल्ड पेपर्स डालती हैं। ओल्ड पेपर में क्या होता है? कार्बन होता है अच्छी खासी अमाउंट में, सेलुलोज होता है, ठीक है। उसके ऊपर बटर मिल्क डाल देती हैं, सोर बटर मिल्क, जिसमें क्या होंगे? बैक्टीरियाज होंगे, और कुछ मिट्टी भी रख देती हैं। और उसके बाद वो देखती है कि इसमें कंपोजिट या खाद बन गया है। इन द कंसेप्ट ऑफ डीकम्पोजिशन द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ पर? कि पेपर जो है वो एक गुड सोर्स ऑफ कार्बन है, सेलुलोज में भी कार्बन है बहुत सारा, और बटर मिल्क वहाँ पे स्टार्टर बैक्टीरिया की तरह काम कर रहा है। बटर मिल्क प्रोटीन नहीं है, एसिडिटी बनाता है, लेकिन स्टार्टर के तौर पे बैक्टीरियाज एसिड बनाते हैं, और फैट तो है ही नहीं। तो ए और सी में ही चूज़ करना था, सी ऑप्शन आप चूज़ करेंगे बेटा। इसके बाद आगे क्वेश्चंस देखते हैं। इसके बाद सीधा क्वेश्चन नंबर 16 था, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन था, सोचने वाला क्वेश्चन था, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। कि एक फेमस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था कई साल पहले, उसके बेस पर आपसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि आपको ये देखना है कि रैट यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ एंड तक जा रहा है। 17 दिनों से टोटल लग रहे हैं, 1 2 3 4 टाइम दे दिया गया है, सबको रेगुलर मील्स दी गई हैं, और 3 ग्रुप्स में उनको डिवाइड कर दिया गया है। डे 1, एवरी टाइम द डे रैट रीचेज द एंड दे वर गिवन द फूड। जितनी बार भी वो डे 1 से डे 17 तक पहुँचे आखिरी तक, तो ये बताया गया कि हमने उस केस में रैट को अलग से खाना दिया, और उस ग्रुप को हमने कह दिया ग्रुप 1। दूसरा ग्रुप था, एवरी टाइम द रैट रीच द एंड दे वर रिमूव फ्रॉम द मेज। 10 डेज, शुरुआत के 10 दिन तक जो है, जब आपने ये कंडीशन देखी, तो आपने शुरू के 10 दिन में क्या किया कि जो ग्रुप 2 में बनाया गया कि 10 दिन तक पहुंचते हैं तो हमने उनको रिमूव कर लिया दूसरी बारी में, और 17वें दिन तक जो पहुंचे उनको फर्स्ट की तरह ही एडिशनल फूड दिया गया। ग्रुप 3 में जब भी वो वहाँ पहुँचे तो हमने रिमूव ही कर लिया सिर्फ, और कुछ नहीं किया। तो उसके बाद एवरेज नंबर ऑफ एरर्स, एनी डेविएशन, कि आप शॉर्टेस्ट पाथ से जा सकते थे, उसके अलावा अगर कोई और पाथ चूज़ किया होगा किसी भी यहाँ पर बैक्टीरिया ने, रैट ने, तो उसके हिसाब से हमें बताया गया कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ थी।
तो ग्रुप 1 जो है वो इस वाले शो में दिखाया गया कि 1 से 11वें दिन तक एवरेज एरर जो है उनका 8 से 10 के बीच में रहा। धीरे धीरे विद टाइम आप देखेंगे तो वो एवरेज एरर काफ़ी नीचे तक आ गया। 17वें दिन तक वो एवरेज एरर काफ़ी नीचे आया। विद टाइम वो नीचे आया। और ग्रुप 1 कौन सा था? जिसमें हर बार आपने पहुंचने पर एडिशनल फूड भी दिया। ग्रुप 2 के अंदर शुरू के 10 दिन यानी कि 1 to 10 डेज, यहाँ तक तो आपने एडिशनल फूड दिया उसको खाने को, बाद में आपने कोई एडिशनल फूड नहीं दिया। ग्रुप 2 ये वाला है, यानी कि यहाँ तक उनको खाना मिला। बाद में अगर आप देखेंगे नहीं मिला एंड पहुँचने पे, तब भी उन्होंने अपने आप के डेविएशन को कम किया, या हम कह सकते हैं कि एरर को कम ही किया। और 1 to 17 में जैसे ही वो एंड पे पहुँचे, जो कि थर्ड ग्राफ से आपको दिखाया गया, ट्रायंगुलर ग्राफ से जो आपको दिखाया गया कि वो अपनी डेविएशन बहुत ज़्यादा कम नहीं कर पाए, उनका एवरेज एरर बना रहा और उनको हर बार रिमूव किया गया। अब देखिए क्वेश्चंस, A few statements are there. Based on the results, identify them as true or false. Rats need good nutritional status to perform well. ऐसा नहीं था, जब आपने फर्स्ट वाले ग्रुप में हटा भी लिया था न्यूट्रिशन, तब भी उन्होंने अच्छा ही परफॉर्म किया। तो ये स्टेटमेंट जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो किस कैटेगरी में आएगी बेटे? फॉल्स कैटेगरी में आएगी। दूसरी स्टेटमेंट थी, रिजल्ट शो स्टिमुलस मेज रिस्पॉन्स बिहेवियर विच इज़ जेनेटिकली डिटरमाइंड एंड हेंस नॉट चेंजेबल। तो रिजल्ट हमें दिखा रहा है कि जो बिहेवियर है हमारा वो जेनेटिकली डिटरमाइंड है और चेंजेबल नहीं है। जी नहीं, आप देखेंगे कि धीरे धीरे फर्स्ट और सेकंड वाले ने अपने एरर्स कम कर दिए। इसका मतलब ये लर्निंग बिहेवियर है, हम इस केस में यानी कि सीख सकते हैं, क्योंकि विद टाइम एरर्स कम हुए हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट है, एंड ऑफ द मेज इज बाय ट्रायल एंड एरर मेथड एंड नॉट ड्यू टू लर्निंग। तो ऐसा भी नहीं है, हमने देखा है कि डिक्रीज हुआ है लर्निंग के कारण ये, तो ये भी एक स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। और सेकंड में हम ये भी देख सकते हैं डिफरेंट आउटकम्स आ रही है, तो चेंज तो वो चीज़ हो ही रही है। रिवार्डिंग द रैट्स हैज इम्प्रूव्ड द रिजल्ट्स, एडिशनल फूड एज रिवार्ड्स। अब आपने एडिशनल फूड कब कब दिया था? देखिए कि जैसे ही आपने इस वाले को देखा 1 to 10 तक ग्रुप 2 में ये एरर थे, एडिशनल फूड दिया आखिरी 7 दिन में, तो एकदम से एरर्स कम हो गए। तो यानी ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है। देयर वॉज एक्टिव लर्निंग हैपनिंग इन ग्रुप 2 इवन बिफोर डे 11। तो भाई बिल्कुल सही बात है कि एरर्स जो हैं वो यहाँ से यहाँ तक भी अगर मैं ग्रुप 2 में देखूंगा तो वो पहले से कम ही हुए हैं। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट मेरी ट्रू स्टेटमेंट है बच्चों। अब दूसरी बार आपसे कहा गया कि अगर आपसे एक्सपेक्ट किया जाए कि रैट इन ग्रुप 1 के कैप्ट हंग्री, उनको खाना ना दिया जाए एक्सपेरिमेंट से पहले और बाकी सब बातें सेम रखी जाएँ, तो हम जानते हैं खाना या एडिशनल न्यूट्रिशन का बहुत फ़र्क नहीं था। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। तो थोड़ा सब्जेक्टिव सा है क्वेश्चन। ऑल्सो गिव रीजन फॉर रिजेक्टिंग द अदर 3 ऑप्शंस। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ओवरऑल राइज ऑफ लाइन अबव लाइन 3। तो पहली स्टेटमेंट थी आपके पास कि जो पहली लाइन होगी वो बड़ी हो जाएगी दूसरी लाइन से। दूसरी स्टेटमेंट थी एरर बढ़ जाएगा जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट प्रोसीड करेगा। तो ये बात तो गलत है, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है, हम जानते ही हैं, ये तो हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। क्योंकि जब हमने फूड वगैरह हम बढ़ाएंगे, पहले हंग्री रखा है बाद में तो सब सेम रखा है ग्रुप 1 के लिए, तो ग्रुप 1 को अगर आप बाद में पहुंचने पे खाना दोगे तो खाना देने से तो हम जानते हैं कि एरर्स डिक्रीज हो रहे थे ना कि इंक्रीज। उसके बाद आपसे थर्ड ऑप्शन दिया गया कि स्टीपर डिक्रीज इन लाइन 1 इन लेसर टाइम, कि जो लाइन 1 का जो डिक्रीज है वो कम टाइम में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। और चौथा है कि सेम रिस्पॉन्स एज लाइन 3 इन द ग्राफ, कि अगर आपने ऐसा किया तो सेम रिस्पॉन्स आ जाएगा थर्ड लाइन के जैसे। तो सेकंड लाइन तो सबसे आसान क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं फर्स्ट के बारे में, ओवरऑल राइज ऑफ लाइन 1 अबव लाइन 3। लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि जैसे ही उसको रिवार्ड मिलेंगे, लाइन 3 वाला तो आपने हमेशा हटा ही लिए थे। देखो ग्रुप 3 को तो आप हमेशा रिमूव कर ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो आप रिवार्ड दोगे तो चांसेस हमेशा कम होंगे ही। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारी? फॉल्स है। ठीक है, सेम रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं आएगा। फर्स्ट से हमें ये बात भी क्लियर हो जानी चाहिए कि सेम रिस्पॉन्स नहीं आएगा। इसमें और इसमें दोनों में एक ही कॉमन चीज़ है कि रिवार्ड्स मिलेंगे, तो एरर क्या हो जाएंगे? एक्सपेरिमेंट के दौरान डिक्रीज हो जाएंगे। डिक्रीज जो होगा वो स्टीपर होगा, पहले से थोड़ा कम टाइम में होगा इन द लाइन 1। ये बात जो थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, क्योंकि रेगुलर मील्स नहीं मिलेंगी तो नीड फॉर फूड बढ़ेगी और फास्टर लर्निंग होगी जब फूड को रिवार्ड के तौर पे दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। सी इज करेक्ट।
अगला क्वेश्चन है कि 19th सेंचुरी में दो फेमस साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किया था, बार्ले सीड्स को वाटर में रखकर और क्रूड एक्सट्रैक्ट उसका एक बनाया था। साइंटिस्ट ने फिर उस पर ट्रीटमेंट पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। हर स्टेप पे आयोडीन टेस्ट को ऐड किया गया था। आयोडीन टेस्ट था कि मिक्सचर वेट फॉर 10 मिनट्स, स्टार्च के साथ आपने यानी कि ऐड कर दिया सीड्स में जो था उसको, स्टार्च प्लस सैंपल को ऐड किया, ऐड आयोडीन, कलर चेंज के लिए चेक किया। तो डिफरेंट स्टेप्स से देखिए, स्टेप 1 में स्टार्च सैंपल 10 पार्ट्स, आयोडीन कोई कलर नहीं आया। क्रूड एक्सट्रैक्ट ए वाज फिल्टर्ड। स्टेप 2 में इनसॉल्युबल रेजिड्यू बी, स्टार्च 10 पार्ट्स, आयोडीन टेस्ट। अब जब यहाँ पर आपने करके देखा क्रूड एक्सट्रैक्ट को फिल्टर करके तो ब्लू कलर आ गया। इसके अंदर देखा तो कोई ब्लू कलर फिल्ट्रेट में नहीं आया, यानी जो मेम्ब्रेन से फिल्टर हुआ एक्सट्रैक्ट के टाइम पर फिल्ट्रेट उसमें नहीं आया और जो ऊपर रह गया उसमें कलर आ गया। पार्ट सी जो फिल्ट्रेट सी था उसको हीट किया आपने 70 डिग्री पर और फिर फिल्टर किया, तो अब की बार भी फिल्ट्रेट में कोई कलर नहीं आया, जबकि ब्लू कलर आ गया पार्टिसिपेट डी में। और जब उसको 100 डिग्री पे आपने किया तब ब्लू कलर इधर भी आ गया फिल्ट्रेट में भी और पार्टिसिपेट में भी ब्लू कलर आ गया। पार्ट 5 में आपने फिल्ट्रेट ई जो यहाँ पर था उसको अल्कोहल से ऐड किया और प्रेसिपिटेट आपने बना लिया। उस केस में प्रेसिपिटेट में कोई कलर नहीं आया, सिर्फ फिल्ट्रेट में कलर आया। तो ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। अब इसके बेस पर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ब्लू कलर का मतलब यहाँ पर क्या है, आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही किया गया कि ब्लू कलर का मतलब क्या है कि आयोडीन जो है वो ट्रैप हो गया स्टार्च पॉलीमर में। स्टार्च इज ग्लूकोज हो तो हमेशा होता है, डाइजेस्ट हो गया नहीं। ग्लूकोज यूनिट रिलीज फ्रॉम स्टार्च नहीं। आयोडीन इज ट्रैप्ड इन इंटैक्ट पॉलीमर ऑफ स्टार्च, ये बात बिल्कुल सही है और इसी से ब्लू कलर इम्पार्ट होता है, ये हम जानते हैं। सेलुलोज में ऐसा नहीं हो पाता, ये भी हमने पढ़ा होता है। तो इसका तो डी हो गया। ऑब्जर्वेशन के बेस पे आपको ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है कि बार्ले सीड्स के अंदर एक सब्सटेंस होता है जो कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज को स्टार्च में। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, फॉल्स स्टेटमेंट है ये। एंजाइम ऐसा कुछ बार्ले सीड के अंदर नहीं है, वो तो स्टोर ही करता है, ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट नहीं करता, बल्कि स्टार्च ग्लूकोज में जाता है, बड़ा स्टार्च है। बार्ले सीड कोट कंटेन ए सब्सटेंस दैट कैन कन्वर्ट स्टार्च टू ग्लूकोज बट इट गेट डिस्टॉर्ड बाय हीट। तो स्टार्च से ग्लूकोज में कर सकते हो लेकिन वो हीट के दौरान ब्रेक डाउन हो जाता है। तो आप जानते हैं कि ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि इनसॉल्युबल रेजिड्यू ब्रेक डाउन नहीं होता। इनसॉल्युबल रेजिड्यू don't break down. Substance present in barley seed in water soluble and breaks starch into small units। कि जो सब्सटेंस बार्ले सीड में प्रेजेंट था वो वाटर सॉल्युबल था, यानी फिल्ट्रेट में आया और उसने ब्रेक कर दिया। बिल्कुल सही बात है क्योंकि फिल्ट्रेट के रिजल्ट से हमें ये बात पता चलती है। प्रोसेस ऑफ हीटिंग टू 70 डिग्री enhance द केमिकल एक्टिविटी ऑफ बार्ले फिल्ट्रेट बट हीटिंग अबव 70 इनएक्टिवेट। रॉन्ग बात हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर हमारा रिजल्ट आया था, ना कि 70 पर। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट थी, विच द फॉलोइंग प्रिपरेशंस ए टू आई इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ एक्टिव सब्सटेंस बीइंग एनालाइज्ड इन द बार्ले। तो कौन कौन सी सिचुएशंस में आपने ब्लू कलर देखा था, सभी सिचुएशंस में था। सिचुएशंस थी तो ऑब्वियसली वहाँ पर एक्टिव कलर था ही। तो देखेंगे अगर हम यहाँ पर तो ए में आया ब्लू कलर, बी में नहीं आया, सी में आया, सी फिल्ट्रेट को आपने कर दिया उसके बाद, तो ए सी ई एंड एच, ए सी उसके बाद फिल्ट्रेट ई फिल्ट्रेट एच। तो यहाँ पर आंसर होगा ए सी ई एच। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन था NSJ-JS पार्ट 2 का कि डिफरेंट हैबिटेट्स आपको बतानी है जैसे फिगर में आपको दी गई हैं। तो 18.1 जो है इसमें वो यहाँ पर आपको जो दिखाया गया है वो टेडपोल दिखाया गया है और इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन के तौर पर आपको यहाँ पर एक्सटर्नल गिल्स जो कि फिश में होती है उनके एंसेस्टर्स में वो दिखाई गई है। एक्स में आपको प्रॉन दिखाया गया है और अब की बार गिल्स इंटरनल हैं, इंटरनल गिल्स। वाई की बात करें तो ये रैबिट की बात कर रहा है यहाँ पर और उसमें लंग्स होती हैं। और कॉकरोच के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जेड दिखाया गया है, तो उसमें ट्रैकिया और स्पायरिकल्स होते हैं, 10 पेयर स्पायरिकल्स, 2 थोरैसिक 8 एब्डोमिनल, जो कि रेस्पिरेशन का काम करते हैं। तो अब आपको देखना था ऑर्गन मोस्ट लाइकली बिलोंग टू, चूज़ द ऑप्शन। तो हमने चूज़ कर लिया आराम से कि कॉकरोच ये है,
प्रॉन जो है वो Z है, टेडपोल जो है वो W है और रैबिट जो है वो Y है। अब आपको लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बेस पे क्वेश्चन दिया गया कि एक आपको इक्वेशन बना के दी गई, क्यू रेट है जिस पे डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट करेक्टरिस्टिक ऑफ सब्सटेंस जो है वो D है, A क्रॉस सेक्शनल एरिया है, P1 P2 पार्शियल प्रेशर है और L पाथ ऑफ लेंथ या डिस्टेंस है दो लोकेशंस के बीच का। अब 18.2 क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि टेम्परेचर ऑफ द हैबिटेट्स इन विच 4 एनिमल्स हैव द ऑर्गन्स आर सेम, देन बेस्ड ऑन मीडियम यूज्ड फॉर गैस एक्सचेंज द वैल्यू ऑफ D would be higher for animal possessing respiratory organs of type dash compared to animals with organ dash। तो किसकी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी? तो कॉमन सी बात है कि Y और Z जो हैं, Y और Z जो कि टैडपोल लार्वा वाले हैं और कॉकरोच वाले, यानी कि ये वाले Y और Z इस केस में जो आपको दिखाए गए हैं रैबिट और कॉकरोच, रैबिट और कॉकरोच, ये क्या है? ये टेरेस्ट्रियल हैं। Y और Z एनिमल्स जो हैं बेटा ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जिसकी वजह से डिफ्यूजन क्या होगी? फास्टर होगी दूसरों से, W और X से। फास्टर डिफ्यूजन इन लेस डेंस मीडियम सच एज एयर, फास्टर डिफ्यूजन इन एयर। देन वाटर, क्योंकि एयर क्या है? लेस डेंस है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन वाज कि दो फीचर आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के दिए गए हैं कॉलम 1 और कॉलम 2 में। कॉलम 2 विद द अप्रोप्रिएट फैक्टर फ्रॉम फ्रिक्स लॉ दैट विल बी अफेक्टेड बाय फीचर इन द कॉलम 1, कॉलम 3 विद द इफेक्ट ऑफ फीचर दैट विल अफेक्ट ऑफ द फैक्टर मेंशन्ड इन कॉलम 2, कॉलम 4 विद द करस्पॉन्डिंग इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो अगर आपको देखा जाए कि क्या क्या फ़र्क पड़ेगा किस किस केस में, तो आप देखेंगे कि हाईली ब्रांच्ड एरिया और फोल्डेड एक्सटेंशन, तो इसमें से कौन सा फैक्टर ज़्यादा अफेक्ट होगा? एरिया अफेक्ट होगा। थिन वॉल्ड टिश्यूज़ होंगे तो लेंथ अफेक्ट होगी, यानी कि एल जो है यहाँ पर वो हमारी जिसने बोला भी था एल पाथ ऑफ लेंथ वो अफेक्ट होगी। कॉलम 3 की बात करें कि इंक्रीज या डिक्रीज या नो चेंज, तो उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो भाई ये तो इंक्रीज़ हो जाएगी। थिन वॉल टिश्यू कर दोगे तो ये डिक्रीज़ हो जाएगी। और डिफ्यूजन पे क्या फ़र्क पड़ेगा कि अगर थिन वॉल हो जाएंगी तो डिफ्यूजन बढ़ी जाएगी और एरिया से भी डिफ्यूजन बढ़ी जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये आपको ये सॉल्यूशंस पता होने चाहिए थे। इसी के साथ ये वाला भी हमारा पेपर सॉल्व पूरा हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ आस्क अस।